यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धिन वर्तते। यानी जिस प्रकार से यथा शिखा मयूराणाम, जिस प्रकार से मोर के सर पर शिखाएं और नागाणाम मणयो यथा, यानी नाग के सर्प के सर पर मणि सुशोभित होती है, वैसे ही शास्त्रों में गणित सर्वोपरि है। दोस्तों गणित जानना जरूरी है। अगर आपको गणित नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सवाल आपको एकदम समझ लीजिए वो पहाड़ की तरह लगेंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल, सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। साथ में कूलॉम्स लॉ के एप्लीकेशन भी समझेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है और कूलॉम्स लॉ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल में हमने वो लेक्चर बनाया है, तो आप उसे जरूर ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि प्लस चार्ज क्या करता है, रिपल करता है, और माइनस चार्ज भी क्या करता है, रिपल करता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करता है, प्यार करता है ना, दोनों में लव हो जाता है, मतलब ये अट्रैक्ट करता है। दोस्तों है क्या सर, शुरुआत में ही आप लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, बर्बाद होना है क्या? नहीं भाई, ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कितने फोर्स से ये अट्रैक्ट करेंगे, कितने फोर्स से ये प्यार करेंगे, कितने फोर्स से ये नफरत करेंगे, मतलब रिपेल करेंगे, इन्हीं चीजों के बारे में, उन्हीं क्वांटिटी को जानने के लिए कूलॉम्स लॉ ने अपना एक नियम दिया जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। तो आइए समझते हैं इन दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर कूलॉम्स लॉ का कथन लिखना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो लिखेंगे कूलॉम के अनुसार, कूलॉम के अनुसार, कूलॉम के अनुसार। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे वो आपको अक्षर सह याद करना होगा, उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइंटिस्ट का कथन है, तो इसे वर्ड टू आपको याद करना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल, यहां पर लिखेंगे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता, ये उन्होंने बताया। इस कथन को ध्यान रखना है। और ये फोर्स जो लगता है ना, दोनों चार्जेस को मिलाने वाले सेंटर के लाइन पर ही लगता है, अनुदिश लगता है। तो इस बात को अभी हम नोट कर लेंगे, इस बात को भी। तो यहां पर लिखेंगे तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने
वाली रेखा के अनुदिश होता है, अनुदिश होता है। तो आपको इतनी बातें याद करके रखनी है, इस चीज को यहां पर नहीं लगाएंगे। अब क्या क्या बताया, ध्यान रखना है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी फोर्स जो है यहाँ पर एक चार्ज बना लेंगे और यहाँ पर एक चार्ज बना लेंगे, ठीक है। दोनों को बीच की दूरी मान लेते हैं कितना, r। अगर ये चार्ज प्लस q1 है और ये प्लस q2 है, यहाँ पर आप दोनों माइनस ले सकते हैं या प्लस माइनस भी ले सकते हैं। बल का जो मान होगा वो सेम आएगा, आप लोगों को यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस वो नहीं लिखना है आपको, केवल इनका परिमाण ही लिखना होगा। ये बातें तो हम पहले से ही समझते हैं कि प्लस प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों प्लस हैं तो ये वाला चार्ज जो होगा इस वाले चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और इस फोर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं जरा देखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार ये Q2 पर बल लग रहा है, मतलब 2 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो 2 1 इधर लिख लेंगे। और इधर जो फोर्स लग रहा है वो इधर की ओर, यानी F1 लिखेंगे, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, ठीक है। ये फोर्स जो होगा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, परंतु विपरीत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अट्रैक्शन होगा तो इसको क्या करेंगे, आप यहां पर तीर लगा देंगे, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये R हो गया, इन्होंने क्या बताया, लगने वाला जो बल है, चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, बल जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 के। पहली बात तो इन्होंने ये बताई। दूसरा बात क्या बताया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो फोर्स है वो इनके बीच का डिस्टेंस जो r है इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी उन्होंने बताया। अब इन दोनों नियमों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे दोस्तों। कैसे मिलाना है, यहां पर देखिए F इधर बराबर है तो इधर क्या होता है, गुणा हो जाता है, यानी F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2, जो अनुक्रमानुपाती है वो अंश में, देखो आ से अनुक्रमानुपाती आ से अंश होता है तो अंश में लिख देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, r² लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ले आएंगे, हमने यहाँ कांस्टेंट रखा k, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, r²। यही क्या है, कूलाम का नियम है। जहां यहां पर लिखेंगे, जहां k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो k जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि दुनिया में हर जगह एक जैसा ही लगेगा, ये मीडियम पर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं k का मान माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। अब निर्वात के लिए यहां पर लिख लेंगे, निर्वात के लिए k बराबर होता है 9.0 गुणे 10 के पावर 9। आप देखो इसका मात्रक लिख सकते हैं, देखिए इधर r² का गुणा कर देंगे या r² और ये Q1 Q2 नीचे आ जाएगा तो न्यूटन मीटर, यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। अभी हम बात सिर्फ निर्वात के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और k की वैल्यू जो होती है निर्वात के लिए, k बराबर ये भी जान लेंगे 1/, क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q1 Q2 और बटे हो जाएगा दोस्तों r², ठीक है। ये सिर्फ निर्वात के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर मीडियम चेंज होगा तो हम यहाँ पर केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, और इन सब बातों को हम अगले लेक्चर में परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये है विद्युतशीलता, यानी निर्वात की विद्युतशीलता है, मैं यहाँ लिख रहा हूं निर्वात की
विद्युतशीलता क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अगर कोई और मीडियम आ जाएगा जैसे अभ्रक हो गया, जैसे इन चार्जेस के बीच में अगर हम कोई अभ्रक रख देते हैं या माइका रख देते हैं या हम कहें कि वाटर रख देते हैं, ऑयल रख देते हैं, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर में बात करेंगे, तो आप चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अभी के लिए आप इतनी ही चीजें नोट करिएगा। ठीक है, चलो इतना आप क्या करो, नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर ये टॉपिक समझ लेते हैं तो आगे के क्वेश्चंस को भी समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी, तो जरूर समझिएगा इसको। चलिए यहां पर क्या करते हैं, एक चार्ज ऐसे बनाया आपने, ये सपोज क्या है Q1 है और ये Q2 है। Q1 जो होगा वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, ये आप जानते हैं, F2 ड्यू टू 1। यहां पर ये हो जाएगा F1 ड्यू टू 2, ये फोर्स होगा। यानी दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, परंतु जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी ही फोर्स क्या होगा, ये भी इस पर लगाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि F12 बराबर है किसके, F21 के। यानी ये निगेटिव रहेगा, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम इनका मॉड ले लें तो दोनों तो इक्वल ही हो जाएंगे। हम यहाँ पर F12 इनका मॉड ले लेंगे, F12 बराबर हो जाएगा F21। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं होगी, मॉड केवल परिमाण लेंगे तो बराबर ही रहेगा। अब जैसे यहाँ की जो दूरी है वो r होती है। ठीक है, अब इस r को कैसे व्यक्त करना है, ध्यान दीजिएगा। जब फोर्स ये इस पर लगाएगा, ये वाला फोर्स इस पर लगाएगा, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि इधर से इधर की ओर फोर्स लगा रहा है। अब ये जब फोर्स लगाएगा तो इसकी दूरी लेनी पड़ेगी। अब स्थिति सदिश को ध्यान रखने के लिए हम जानते हैं अंतिम माइनस क्या होता है, प्रारंभिक करना होता है। कितना करना होता है, प्रारंभिक करना होता है। तो यहां इस वाले चार्ज के लिए ये सेकंड होगा, यानी अंतिम मतलब होगा R1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, R2। ठीक है, R1 माइनस R2 होगा। इस तरीके से जब ये वाला इधर की ओर फोर्स लगाएगा तो यहां पर जो वैल्यू होगी 2, R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1, क्योंकि अब ये जब फोर्स लगा रहा है तो अंतिम माइनस पहला, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होगा। अब लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो इनका परिमाण होगा वो इस r के ही क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। ये बातें अगर आप लिखते हैं तो 100% सत्य है, लेकिन अलग अलग किताबों में इन चीजों को इस तरह से लिखा जाता है। कहीं कहीं पर R2 माइनस R1 जो होता है वो इसको R21 भी लिख देते हैं, या कहीं कहीं पर R12 भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, बहरहाल जहां भी आप समझ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहे। ये चीज आप लिखते हैं तो 100% सत्य है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अलग अलग किताबों में, पर आप चाहें तो इसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे जब इस फोर्स की बात कर रहे हैं, हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे F12 वेक्टर फॉर्म इज इक्वल, यहां पर लिखना है K Q1 Q2 बटे, देखो 1 2 लिखे हो ना, तो यहां पर R12 आप ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या होगा, यहां पर स्क्वायर लगा देना है वेक्टर का, और यहां पर इसका एकांक सदिश भी लिखा जाता है। एकांक सदिश ऐसे ही लिखते हो ना, एकांक सदिश इस तरह से लिखा जाता है। और एकांक सदिश का एक फॉर्मूला जानिए, आप क्लास 11th में ही पढ़ के आए होंगे कि ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसका परिमाण हो जाता है। तो आप कैप की जगह पे ये चीजें लिख सकते हैं। तो अब आप चाहें तो ये चीज लिख सकते हैं, F12 बराबर ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटे, यहां पर देखो इसकी जगह पे लिख सकते हैं R12, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए मॉड करके, यहां पर ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर, और इधर क्या लिख लेंगे, ये इस तरह से स्क्वायर यहां पर कर लीजिए, और इसकी जगह पे आप लिखेंगे तो R वेक्टर R12 और अपॉन में हो जाएगा वेक्टर R12,
इस प्रकार से मॉड हो जाएगा जैसे किए हैं। अब इनको चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 और बटे इसका यहाँ पर गुणा कर दें, ये हो जाएगा R12 मॉड ऑफ, ये इस क्यूब हो जाएगा, 2 घात 1 घात मिलके 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 2 ये आप तक सदिश यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहां तक आप याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। पेपर में आप यही बातें भी लिख देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, बाकी अगर ये आप जान लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड वाले के लिए लिख लेते हैं यही बात, F21 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा K Q1 Q2 बटे, अगर ये बातें समझ चुके हैं तो डायरेक्टली आप एक बार ऐसा लिख दें, R21 जो यहाँ लिखे हैं वही चीज लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, और यहाँ R21 का कैप लिख सकते हैं। और ये चीज हम स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि एक बार बता चुके हैं, तो चाहे आप डायरेक्टली ये चीज लिख लें। तो F21 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे, यहाँ पर क्या कर सकते हो, R21 मॉड का ये हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर R21 ये वेक्टर लगा सकते हैं। आप ये दोनों चीजें लर्न कर सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है। R21 या R12 की जगह पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इधर की तरफ लिखिएगा, ठीक है, इधर की तरफ, क्योंकि ये वाला फोर्स लग रहा है, तो आप R12 की जगह 1 - 2 कर सकते हैं, R1 - R2 ये चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसके लिए इसकी स्थिति सदिश 1 - 2 या 2 - 1 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से वेक्टर फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं। नोट कर लिया, चलो इरेज कर दें। अब देखो, हमने बताया आप लोगों को कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है, यहाँ पर G M1 M2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है, इसे हमें जानना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटी की। क्या बात करते हैं, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी बोले तो सिमिलैरिटी, क्या सिमिलरिटी है, दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे पहला पॉइंट, समानता क्या है, दोनों ही R स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर लिख लेंगे पहला क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, ये पहला रूल है। और दूसरा नियम क्या होना चाहिए, इन दोनों में एक और समानता है कि दोनों ही फोर्स जो लगती हैं वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही वर्क करती हैं, ठीक है, एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दोनों बल पिंडों को या कणों को, कण लिख सकते हैं, कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, ये चीज हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम समझते हैं डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोस्तों, एक तरफ लिख लेते हैं Fe और एक तरफ लिख लेते हैं हमारा Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पर Fe ऐसे लिखेंगे। अब देखो पहला अंतर क्या है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यहां पर पहला रूल क्या होगा, आकर्षण या
प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। और ये क्या होता है, पहला इसका केवल आकर्षण होता है। क्या होता है, केवल आकर्षण होता है। ठीक है दोस्त, केवल आकर्षण होगा। और ये आवेशों के बीच लगता है, ठीक है, यहां भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा अंतर बताइए, दूसरा अंतर क्या हो सकता है, ध्यान रखिए, यह Fg, यहां पर लिख सकते हैं Fg से अत्यधिक शक्तिशाली होता है, अत्यधिक शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। और दूसरा ये क्या है, यह Fe से कमजोर होता है। कमजोर मतलब क्षीण बल है, यह Fg से क्षीण बल है। तो इस तरह से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इन चीजों को भी नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज और समझना है हमें कूलॉम्स लॉ के लिए, कि कूलॉम्स लॉ कहां पर एप्लीकेबल है, कहां पर नहीं है। मतलब लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या हैं, आप इन्हें नोट करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो नोट कर लिया। अब देखो कूलॉम के नियम की सीमाएं, यहां पर लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है, कहां पर कूलॉम का नियम लग सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है कंटिन्यूअस चार्ज पर नहीं एप्लीकेबल होता है ना। सतत आवेश, यहां पर लिख सकते हैं सतत आवेश के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या मान्य होगा, है ना, गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर चल के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं ऐसे इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दो पिंडों के बीच, तो यहां पर क्या होगा, हमारा कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे दोस्त, यहां पर कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कूलॉम का नियम, दो चार्ज क्या हैं, अगर दोनों ही चार्ज रेस्ट पर हैं, अगर ये दोनों ही रेस्ट पर हैं तब तो कूलॉम का नियम लगेगा। इतनी बातें तो आप जानते ही हैं। इसके बाद अगर दोनों चार्ज क्या हो जाएं, मोशन में हो जाएं, दोनों चार्ज मोशन में आ जाएं, तब क्या कूलॉम का नियम एप्लीकेबल होगा, बोलोगे नहीं होगा दोस्त। इतनी बातें तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पर हो और दूसरा चार्ज क्या हो, मोशन में हो, अगर दूसरा चार्ज मोशन हो तो क्या कूलॉम का नियम लगेगा, क्या कूलॉम का नियम लगेगा? वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ अगर आप जानते हैं तो बोलोगे क्या, यहां पर भी कूलॉम का नियम क्या होगा दोस्त, एप्लीकेबल होगा, जरूर होगा। तो ये फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में जानना है। बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, बहुत ही कम लोग इन सब चीजों को आप लोगों को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो छुपाना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, टीचर्स ऐसे ही आप लोगों को बता के स्किप कर देते हैं, कूलॉम का नियम क्या है, फॉर्मूला, और बस हो जाता है। लेकिन पूरी गहराई से समझने की कोशिश करोगे ना तो कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर क्लियर होंगे। और कई बार होता है ना कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्यों नहीं सॉल्व होते हैं, क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए, चाहे जहां पर पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है।
अब आप इन्हें नोट कर सकते। पहले मैं एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही आसान सा सवाल, कूलॉम्स लॉ पे। सवाल मेरा होगा कि कुछ दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच अनुपात कितना होगा, लगभग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है, ऑप्शन में दे रहा हूं आप लोगों को। पहला ऑप्शन है 10 के पावर 10 और दूसरा ऑप्शन है 10 के पावर 20 और तीसरा ऑप्शन है हमारा 10 के पावर 30 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 10 टू द पावर 40। ठीक है, लगभग आप लोगों को बताना है। तो दो इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं हम। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच हम क्या करेंगे, एक बार यहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। पहले ये न लिखो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर हमारा क्या होता है -19 कूलॉम ये चार्ज होता है। ये से लिख लो QE। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2, दोनों चार्ज Q1 Q2 बराबर QE हम कर सकते हैं। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर हो जाएगा 9.1 गुणे 10 के पावर -31 इतना हो जाएगा। ये हमारा होगा दोस्तों kg हो जाएगा। ठीक, अब हम फोर्स निकालते हैं। यहाँ me जो है इसको हम लिख सकते हैं m1 बराबर हो जाएगा m2 के। दोनों ही क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऐसे करना है। यहाँ पर देखो एक बार हम क्या करेंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। मान लो कि ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। यहाँ पर QE ऐसे कर सकते हो, ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन है। एक बार हम क्या करेंगे, Q1 Q2 रख के Fe इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe बराबर हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों R²। तो R² तो अभी हमें पता ही नहीं है, ऐसे ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये K की वैल्यू अभी हमने बताया 9.0 गुणे 10 के पावर कितना होता है 9 होता है। Q1 का मान Q1 बराबर Q2 बराबर QE के है, तो ये वैल्यू रख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम है। अब ये दो बार है Q1 Q2, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। R की वैल्यू आप ऐसे ही रख दीजिए, R² हो जाएगा। अब आप देखो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, Fg निकालेंगे। तो यहाँ होता है G m1 m2 और बटे क्या होता है R²। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच रेशियो निकालना है ना, तो इस वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। G की वैल्यू होती है 6 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। और m1 m2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख लो 9.1 गुणे 10 के पावर -31 स्क्वायर है दोस्त, तो स्क्वायर कर देना। यहाँ पर R² है तो R² कर ही लेना, क्योंकि डिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर निकाल लो Fe अपॉन, यहाँ पर नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ पर लिखना Fe अपॉन Fg। देखिए जब आप भाग देंगे तो R² से R² कट जाएगा, ठीक है, R² से R² कट जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए क्या क्या बच रहा है 9.0 इंटू, अब आप देखिए ये 10 की पावर है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट क्या है 6, तो 1.6 इंटू 1.6 और यहाँ 10 के पावर कितना है, देखो 10 के पावर 9 है और गुणा करते समय घाते जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या है मित्र 19 है, वर्क करोगे 38 हो जाएगा, यहाँ पर -38 लिख लेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 6.67 इंटू, यहाँ पर आपका है 9.1 इंटू 9.1 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है 10 की पावर -11 है, आप इसका वर्क करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -31 दूना 62 हो जाएगा, इतना कर लेंगे। अब आप देखो कैसे करना है, बाकी इन चीजों को आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो 9 घट जाएगा, तो ये -29 आ जाएगा और यहाँ पर कितना है माइनस इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा
इक्वल टू -73 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +73 हो जाएगा। और +73 में से 29 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा, 13 9 में से 9 गया 4, और ये हमारा कितना है 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 10 के पावर यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो FE अपॉन FG अप्रोक्सीमेटली ये निकल कर हमारा आएगा 10⁴ आ रहा है। वैसे आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो नंबर्स और भी कुछ आएंगे, बहुत सिंपल है, कर सकते हो। तो यहाँ लगभग किसके बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है। 10 के पावर यहाँ पर देख रहे हैं 40 है ना, 44 के लगभग करीब यही तो है। हो सकता है आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर जो होगा थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 39 आता है, 10 के पावर 39 गुना बड़ा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आप इधर गुणा कर देंगे तो FE लगभग बराबर है किसके, 10⁴ और FG के। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁴ गुना क्या होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने अंतर में आप लोगों को बताया भी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्षीण बल है, और वैद्युत बल जो होता है हमारा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। चलो, नोट कर लिया, कर लिया होगा। आप देखिए, होमवर्क के लिए आप लोगों के पास हमारे पास एक क्वेश्चन है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए सॉल्व किया है ना, तो ऐसे ही आप लोगों को दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल को सॉल्व करना चाहिए। जरूर सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, एक आवेश दो भागों में इस प्रकार विभाजित होता है कि दोनों आवेशों के बीच बल अधिकतम हो, तब प्रत्येक भाग पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ऐसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे सवाल IIT नीट JEE में आते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चार्ज ये हो जाएगा जब दो भागों में डिवाइड होगा। अगर कुछ आवेश है इस पर, अगर हम कुल चार्ज कितना है, Q है, अगर एक पर X होगा तो दूसरे पर कितना होगा, Q - X होगा। अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लें, R, जो कि क्या होगा यहाँ पे फिक्स्ड होगा। ठीक, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स हमारा हो जाएगा F बराबर K। अब Q1 का मतलब इस पर आवेश, K Q1 Q2 बटे R² होता है। अब इस पर आवेश क्या है, X, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा Q - X, और बटे क्या हो जाएगा R², ये फोर्स हो जाएगा। अब अगर बल क्या है, अधिकतम है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर कर सकते हैं मैक्सिमा के लिए, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम के लिए होगा दोस्तों dF अपॉन dx बराबर 0। ये कैसे पता चला, देखिए आपका इसके लिए मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का पार्ट है, मैथ से आप भाग नहीं सकते हैं ना। एक कहावत है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते। यानी जिस प्रकार से यथा शिखा मयूराणाम, जिस प्रकार से मोर के सर पर शिखाएं, और नागाणाम मणयो यथा, यानी नाग के सर्प के सर पर मणि सुशोभित होती है, वैसे ही शास्त्रों में गणित सर्वोपरि है। दोस्तों गणित जानना जरूरी है, अगर आपको गणित नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सवाल आपको एकदम समझ लीजिए वो पहाड़ की तरह लगेंगे। कैसे करना है आइए मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर एकदम डीपली। देखो F की वैल्यू ये वाली चीज यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है d अपॉन dx। F की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों k x, और ये हो जाएगा q, और यहाँ पर हम कर सकते हैं इसका q - x, और अपॉन में क्या हो जाएगा R², इतना कर सकते हैं, बराबर क्या ये हो जाएगा 0। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनको क्या करते हैं आपस में गुणा करके सेपरेट कर लेते हैं, तो फिर ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर अभी एक बार और लिख लीजिएगा d अपॉन dx, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा k
x इंटू क्यू, और इसको अलग कर देते हैं दोस्त, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा क्यू, और अपन हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। इतना समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या चीजें कॉमन है, उन चीजों को आप कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। जो कांस्टेंट भी है, देखिए के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। या आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या होता है, 1 होता है, d अपॉन dx, x बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला और जानना चाहिए कि d अपॉन dx x टू द पावर n बराबर होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है, ये होता है, समझिएगा ध्यान से। अगर x की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 आगे आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आगे आएगा तो x के पावर 1 माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुणे x के पावर 0 बराबर यहाँ पर भी होगा 1 गुणे x की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, तो उत्तर 1 आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ 1 रखते हैं। अगर मान लेते हैं कि d अपॉन डी एक्स के पावर 2 हो तो यहाँ क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे कर लेंगे और x के पावर 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, घटा लेंगे उतने से, तो 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 पावर बच जाएगी, तो 1 लिखना है, तो यही चीज करना है। तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो जैसे 2x लाया हमने, यहाँ पर भी 2x आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2kx और इंटू क्या हो जाएगा k, यहाँ पर 2x लिख लो, 2x और k इंटू क्यू हो जाएगा, और अपान हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हो दोस्त, 0 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, और बराबर इधर भेज दीजिएगा तो 2x के क्यू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये हर में आर स्क्वायर कट है, के से यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कट जाएगा, और आगे देखो यहाँ पर क्यू से क्यू कट जा रहा है, क्यू से क्या होगा, क्यू कट जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर इधर क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, इधर कर लीजिएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटा 2 आ जाएगा, तो इधर भी 1 बटा 2 होगा, यानी जितने भी आवेश हैं q का क्या होगा, 1 बटा 2 हो जाएगा, तो q/2 चार्ज इसमें भी हो जाएंगे, q/2 चार्ज 2 इसमें भी हो जाएंगे, क्योंकि आप q/2 यानी 1 बटा 2 घटाएंगे तो q/2 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी कंसेप्चुअल सवाल है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये चीजें, ऐसे सवाल स्किप कर जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।